तो स्टार्ट करते हैं बच्चे डाइल्यूशन लो। डाइल्यूशन लो क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन लॉ, इसका पहला पॉइंट, मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, और आपने उसकी जो मोलैरिटी है वो चेंज कर दी है m2 में, और वॉल्यूम भी चेंज करनी है v2 में। तो फॉर्मूला कहता है, डाइल्यूशन लॉ कहता है, उस टाइम पे अगर हम कहें, लेट्स से इफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन are changed from m1 and v1 to m2 and v2 respectively, देन क्या होता है, m1 v1 शुड बी इक्वल्स टू m2 v2 हो जाएगा। याद रखिएगा इस बारे में, इंपॉर्टेंट लॉ है। सिंपल कहता है कि अगर मोलैरिटी मान लो पहले m1 थी और वॉल्यूम v1 थी, हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब हमने कुछ उसमें पानी डालना है, कुछ भी करना है ना, कुछ सॉल्वेंट डाल दिया, उसकी मोलैरिटी चेंज कर दी और वॉल्यूम भी चेंज कर दी, ठीक है, लेकिन याद रखिए सोल्यूशन सेम है, मतलब सोल्यूट सेम है अभी। तो m1 v1 शुड बी इक्वल्स टू क्या होगा, m2 v2। तो ये लगा के आप उसकी जो नई मोलैरिटी है या नई वॉल्यूम है वो निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई तीन चीज़ें पता है, याद रखिएगा। सेकंड कहता है, अगर हम अब क्या करते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 v1 है, एक दूसरा सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। यार सोल्यूट सेम है, अभी सोल्यूट क्या है, सेम है, सॉल्वेंट सेम है। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है, एक नया सोल्यूशन मिलेगा, एक नया सोल्यूशन मिल रहा है, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो नया सोल्यूशन मेरे, उसकी मोलैरिटी m3 होगी और वॉल्यूम होगी v3। ऑब्वियसली वॉल्यूम v3 शुड बी इक्वल टू v1 प्लस v2, ये बात याद रखिएगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम दो जो सोल्यूशन है ऑफ द सेम सोल्यूट को मिक्स करते हैं, तो मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी, तो देखिएगा जरा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इफ टू सोल्यूशन ऑफ solutions of same solute are mixed, उनको मिक्स किया गया है, are mixed, then resulting molarity of solution is, वो होगी m3 बच्चे। इस केस में हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3। यहाँ पे याद रखिएगा जो v3 है वो v1 प्लस v2 होगा, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड केस में। एक केस और बताता हूँ आपको, यहाँ पे अगर ये सेम वाले में कि आप पूछते हैं कि हमने देखो सोल्यूशन था हमारे पास m1 v1, और उसके बाद हमने मोलैरिटी चेंज कर दी m2 में और वॉल्यूम चेंज कर दी v2 में, तो हमने कई बार बोलते हैं कि हमने ना वाटर उसमें क्या किया, ऐड किया होगा, है ना। तो वो बोलते हैं कितना वाटर ऐड किया, बताओ, तो किस हद तक उसको डाइल्यूट किया गया है, तो उसकी वॉल्यूम पूछती जाती है कई बार, तो वो भी चेक करते हैं। कंसेप्ट समझिएगा, सिंपल है। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए ये सेम फर्स्ट केस ले रहा हूं जी, सेम फर्स्ट केस है। मैंने कहा द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू मेक द मोलैरिटी, टू मेक मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन m2 एंड वॉल्यूम v2। मतलब इनिशियल जो मोलैरिटी थी वो m1 थी और वॉल्यूम कितनी थी v1। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा बच्चों, जो वो v2 है यहाँ से हमें मिल सकता है। तो आपने कितना वाटर ऐड किया होगा, ऑब्वियसली है जो पहले वॉल्यूम v1 है और जो अब वॉल्यूम v2 है उसका डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली है। ये बात रखें, v2 माइनस v1, हमने इतनी वॉल्यूम जो है वाटर की वो ऐड की होगी, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m2
डिवाइड बाय m2 इंटू V1। ये शॉर्ट फॉर्म है, वैसे आपको कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट आपको पता ही चल गया, यहाँ से आपके पास V2 आ जाएगी, V2 में से V1 माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैसे शॉर्ट फॉर्म है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका। आगे चलते हैं, एक और केस है, अगर क्या क्या फॉर रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। थर्ड केस ले लेते हैं, फॉर रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन रिएक्शन हुई है, एक रिएक्टेंट 1 है, एक रिएक्टेंट 2 है। मैं मान के चलता हूँ कि जो फर्स्ट रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स n1 है और दूसरे वाले के n2 है। तो उस टाइम पे क्या होता है, रिलेशन m1 v1 अपॉन n1 शुड बी इक्वल्स टू m2 v2 अपॉन n2। ये भी हो जाता है, याद रखिएगा। n1 is the number of moles of the first reactant and n2 is the number of moles of the second reactant। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब एक बात और याद रखना, जितने भी फॉर्मूलाज मैंने मोलैरिटी के लिए अप्लाई किए, ये सब सेम फॉर्मूलाज नॉर्मेलिटी के लिए भी एप्लीकेबल हैं। सेम फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल टू नॉर्मेलिटी के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसके बारे में। हमने क्वेश्चन ही करने हैं अब, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं देखिएगा जरा क्वेश्चंस, इसको नोट कर लीजिएगा आप साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in 2.5 small m aqueous solution। कहता कि मोल फ्रैक्शन बताओ सोल्यूट की, किसमें, 2.5 स्मॉल m aqueous। स्मॉल m का मतलब मोलैरिटी गिवन है, तो जो मैं गिवन है मैं हमेशा वही बोलता हूँ, क्या गिवन है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 2.5 है, किसमें, इसमें प्रेजेंट है जी, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें जो मास है सॉल्वेंट का वो गिवन है 1 kg, और नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के हैं वो 2.5 है। क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन जो होती है सोल्यूट की, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने पहले यही रहेगा हमेशा, जो चीज़ निकालनी होती है उसका फॉर्मूला लिख लिया करो, फिर चेक किया करो हमें क्या गिवन है, हम क्या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट होंगी। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि हमें कुछ गिवन होगा, उसकी मदद से हमें, उसकी हेल्प से हमें वो पैरामीटर निकालना होगा। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है क्या, 2.5 है, दिख रहा है हमें 2.5 है जी, तो वैल्यू पुट कीजिएगा 2.5 डिवाइड बाय 2.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन है क्या, वैसे दिख तो रही नहीं हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या आएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब गिवन मास हमें पता है सॉल्वेंट का कितना है 1 kg, और मोलर मास क्या है, उन्होंने कहा एक्वास है तो वाटर होगा सॉल्वेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस गिवन मास 1 kg नहीं, यहाँ पे ग्राम में लेना है, बात याद रखिएगा, 1000 अपॉन 18, और 1000 अपॉन 18 का मतलब 55.55 होता है बच्चे, याद रखिएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की वो आ जाएगी, जिसका आंसर आपके पास आएगा 0.043। ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी सोल्यूट की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जब मैंने कैसे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, ठीक है, ये आपको डाटा गिवन था, उसका गिवन मास था 1 kg, इसको 1000 ग्राम लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास, क्योंकि एक्वास है तो ऑब्वियसली ये सॉल्वेंट वाटर है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, इसको नोट कर लीजिएगा तब तक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम of 80% H2SO4 by weight ब्रैकेट में क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.80 ग्राम ml इनवर्स required to prepare 1 liter of 0.2 कैपिटल M H2SO4। ये है जी क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, तो उसको समझना कैसे है। कहता कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 बाय वेट। वॉल्यूम निकालने किसकी 80%, इसको विजुअलाइज कीजिए क्वेश्चन को। 80% बाय वेट कोई H2SO4 सॉल्यूशन होगा, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस 80% H2SO4 बाय वेट, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। कहने का मतलब किसी कंटेनर में हमारा H2SO4 सॉल्यूशन होगा, कितना कहा हमने 80%, ये 80% H2SO4 सॉल्यूशन है इसका मतलब, ठीक है जी। कह रहा कैलकुलेट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम निकालो जो हमें चाहिए होगी, ताकि हम इससे क्या प्रिपेयर कर सके, इससे प्रिपेयर करने 0.2 कैपिटल M 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको विजुअलाइजेशन क्लियर होगी। वो कहता कि इसमें से हम कितनी वॉल्यूम लें ताकि हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। अब 80% H2SO4 का मतलब क्या हुआ कि 80 ग्राम आपका मास है H2SO4 का इसमें, और ये हम मान के चलते कि 100 ग्राम में होगा ऑब्वियसली सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या कहना चाहता है, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे क्या M1V1 इक्वल टू M2V2 लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है जो हमने डाइल्यूशन लॉ में भी थोड़ी देर पहले किया था। सोचो थोड़ा देर। अब वो क्या लगता है कि मैं M1V1, क्या मुझे इसका M1 पता है? मुझे M1 नहीं पता। याद रखें इसकी मोलैरिटी नहीं पता मुझे, ना ही इसकी वॉल्यूम पता है मुझे। लेकिन जो M2V2 है उसका मुझे M2 भी पता है, V2 भी पता है। तो इसका मतलब आपको निकालना क्या है यहाँ से, वही तो वो पूछते कैलकुलेट वॉल्यूम। मतलब मुझे ये मैं कितना लूँ इसकी वॉल्यूम, तो मुझे वो निकालना है, V1 निकालना है। क्या मैं इसकी मोलैरिटी निकाल सकता हूँ? कंसेप्ट यही होगा, अप्रोच यही होगी ना। सोचो कि मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी क्या निकाल लूँ, मोलैरिटी निकाल लेता हूँ। तो क्या मोलैरिटी निकाल सकते हैं? देखिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा कि आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। एक बात और क्लियर कट याद रखिएगा, डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की। जो ये सॉल्यूशन है 80% H2SO4, इसकी डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 1.8, और हमें पता है कि क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है, मास ऑफ सॉल्यूशन इसने पहले बोल दिया 100 ग्राम है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगी यहाँ से। अब याद है ये वॉल्यूम वो नहीं है जो वो पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन से, जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम मिलेगी हमें। कितनी मिलेगी जी? मैं मास ऑफ सॉल्यूशन पुट कर रहा हूँ 100 डिवाइड बाय 1.8, तो ये आंसर ml में आ जाएगा, मिलीलीटर में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो वॉल्यूम सॉल्यूशन की निकली है किसकी निकली है, जिसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन की, मतलब 100 ग्राम ऑफ जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इतनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने मास ऑफ सॉल्यूशन 100 पुट किया है, ठीक है। वॉल्यूम आ गई। मैंने निकालना क्या था, मोलैरिटी। क्या निकालनी थी? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी जो सॉल्यूशन की होगी वो क्या होगी जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 80 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 98, ठीक है। 80 डिवाइड बाय 98 हो गया, और साथ में क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 100, यहाँ पे 1.8 और साथ में 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मोलैरिटी आ गई बच्चे, M1 आ गया मेरे पास, सिंपल, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया M1। इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कैलकुलेट कीजिएगा कितनी आ रही है जरा, ये 14.7 आना चाहिए, 14
14.7 कैपिटल एम। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ऑब्वियसली मुझे इसकी वॉल्यूम चाहिए कि कितना बनाऊं यहाँ पे। तो m1 v1 शुड बी इक्वल्स टू m2 v2। सो m1 हमें पता है 14.7, v1 मिल जाएगी m2.2, वो 1 लीटर है। याद रखिए आंसर लीटर में आएगा आपका। सो v1 इज 0.2 अपॉन 14.7 लीटर। ml में करना चाहते हैं आप ml में भी कर सकते हैं, ये ml में आएगा 13.6 आएगा, अगर उसको ml में करें इस 13.6 मिलीलीटर। ये आंसर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन को विजुलाइज करना है बच्चे की वो होगा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो आपको अप्रोच पता होना चाहिए, मुझे निकालना क्या है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ोगे उससे इस सॉल्यूशन से सेम ही सॉल्यूशन बनाना है, तो सोल्यूट सेम है, तो मतलब मैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लगा सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें आप, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ एक और। बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जी, इसके बारे में भी ध्यान से देखिएगा। कहता 6.9 कैपिटल M solution of KOH, solution of KOH in water contains 30% by mass of KOH full stop. Calculate the density of KOH solution. Molecular mass given है जी बच्चे, molecular mass of KOH वो है 56 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसका मोलिकुलर मास गिवन है KOH का। क्वेश्चन कहता 6.9 सॉल्यूशन, मतलब अगेन विजुलाइज करना है। 6.9 मोलर जो है कैपिटल M सॉल्यूशन KOH का है वाटर में। कहता 30% बाय मास ऑफ KOH, मतलब 30% का मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम कौन है आपका KOH पड़ा है इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डेंसिटी पता कर दो इस सॉल्यूशन की, डेंसिटी क्या होगी। मैं कहता हूं कि लेट डेंसिटी जो है वो D है, ठीक है, डेंसिटी D है। अब हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, सॉल्यूशन डेंसिटी क्या होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होगा जी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखो मुझे मोलैरिटी गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। अगर मैं ये कहूँ या अगर मैं ये सोचता हूँ कि मोलैरिटी गिवन है, क्या मैं मोलैरिटी के इक्वल पुट कर दूं। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वहां से जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी वो क्या होगी, इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। तो क्या वहां से डेंसिटी निकल सकती है मेरी, क्या मैं चेक कर सकता हूँ। देखो 30% बाय मास का मतलब सिंपल है कि 30 ग्राम KOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर कट है, बहुत ध्यान सुनना। अगर ऐसा है तो 30 ग्राम KOH है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन, सॉरी 30 हाँ सॉल्यूशन में होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या मैं 100 ग्राम पुट करूं यहाँ पे, क्या मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल सकती है। ये वॉल्यूम किसकी होगी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की होगी। याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई D। मोलैरिटी मुझे गिवन है, मोलैरिटी कितनी है जी 6.9। तो मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 56। मोलर मास सॉरी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 बाई D। ध्यान से देखना, ये जो आपको लग रहा होगा ये मेरे ख्याल से वॉल्यूम जो है ये मिलीलीटर में आ रही होगी क्या, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लीटर में तो नहीं होगी ऑब्वियसली, ये मिलीलीटर में होगी।
तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करना बनेगा नहीं बनेगा? अब ये चेक कर लेना एक बार कि आप यहाँ पे 6.9 लिख रहे हैं, ठीक है, 30/56 लिखा, जो ये वॉल्यूम आया सोल्यूशन की, देखो मास ऑफ सोल्यूशन किसमें था यहाँ पे, हमें पता है 100 ग्राम था, तो 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आएगी। अब डेंसिटी वो आपके ऊपर डिपेंड है, डेंसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, अगर मान लो कि आपको नहीं पता कि हाँ जी यहाँ पे यूनिट्स क्या आ रही हैं वॉल्यूम की, कि हमें ग्राम पर एमएल है या फिर यहाँ पे ग्राम पर लीटर है, मैं मान के चलता हूँ कि जो मोल्स कैपिटल एम लिखा था, तो अगर हम यहाँ पे करें ये मोल पर लीटर में ही होती है, तो मैं डेंसिटी को यहाँ से ले सकता हूँ सीधा कि वो लीटर में ही आएगी, आपकी ग्राम पर लीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर में ही आएगी, 6.9 इंटू 56, ठीक है जी, यहाँ ध्यान रखिएगा, 56 इंटू 100 डिवाइड बाई 30, ये मेरा डी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि आपके पास आंसर आ रहा है, क्या आपके पास आंसर आ रहा है, इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पे कोई गलती ना हो, याद रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी, ये आसान क्वेश्चन था लेकिन इसको हम बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान था, ठीक है। इसकी यूनिट्स बताइए, पहले यूनिट्स क्या आएंगे, मुझे यूनिट्स में बहुत बहुत मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि यूनिट्स क्या रहेंगे लेंगे आप, क्योंकि जब डेंसिटी निकालेंगे या तो वो ग्राम पर एमएल में आएगी या केजी पर लीटर में आएगी, तो यहाँ मुझे यूनिट्स बताइएगा कि यहाँ पे यूनिट्स क्या आ रही हैं आपकी डेंसिटी की। हमारे कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, देखो कंसेप्ट हमारा सिंपल था, जो उन्होंने कहा था हमने मान लिया इतना है, मोलर मास 56 पर मोल है, हमने ये पुट किया कहीं पे, ध्यान देना 56 किया है ग्राम, ग्राम में हमने लिया है, तो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि आंसर हमारा किस में आएगा। 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड डिवीजन में जाएगा, ये डेंसिटी किस में आ रही है, इसका आंसर मेरे ख्याल से 1.2 समथिंग आएगा, अगर आप ग्राम पर एमएल में लेंगे। पहले ये बताओ कि ग्राम पर एमएल में है ये, है या नहीं है, कि कुछ और है, ग्राम पर लीटर है ये, इंपॉर्टेंट बात है, ग्राम पर लीटर है या ग्राम पर एमएल है। ये बच्चे ग्राम पर लीटर है, याद रखिए, क्योंकि ग्राम पर लीटर, आप कहेंगे सर क्यों आप ग्राम पर लीटर क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे आपने क्यों कहा कि ग्राम पर लीटर है। देखो जब मैंने 1000 मल्टीप्लाई ही नहीं किया, ये जो 6.9 था ये किस में था, मोल पर लीटर में था, ऑब्वियसली जब मोलैरिटी गिवन है तो वो किस में है, मोल पर लीटर में, तो ऑब्वियसली ये डेंसिटी ग्राम, बाकी सब ग्राम में है, तो ग्राम पर लीटर आएगा यहाँ पे। इसको करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, ये बात याद रखिएगा, अगर एमएल में चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे जो आंसर आ रहा था जो पहले था वो ग्राम पर लीटर था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से 1.2 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली, 1.28 ग्राम एमएल इनवर्स। ये आपने सोचा है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, वहाँ पे यूनिट्स का खास ध्यान रखेंगे कि यूनिट्स को हम कैसे वहाँ पे लेते हैं, कैसे नहीं, हर एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जेईई में इसमें खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं जी। इसको नोट कर लीजिएगा। अब और क्वेश्चन आएंगे, मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा जी, अभी देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपका, कहता इन दी रिएक्शन, इन दी रिएक्शन, रिएक्शन है आपके पास कोई Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग twice of Cr3 positive plus 7H2O plus 7H2O, then equivalent weight, equivalent
वेट ऑफ क्रोमियम या ऑफ K2Cr2O7 पूछ रहे हैं, ऑफ K2Cr2O7 इज कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास गिवन है जी Cr2O7 का, इट इज 294 ग्राम पर मोल है। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, आसान है, लेकिन कहता है इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू, बताओ इक्विवेलेंट वेट किसी की, मैं आपको फॉर्मूला बताया था, हमने नॉर्मेलिटी भी पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का होगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ध्यान से देखो उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, हमने वहां पे चार पढ़े थे, एसिड, बेस, सॉल्ट और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो Cr2O7 2 नेगेटिव क्या कर रहा है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है पहले से, रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी है, तब तो बहुत आसान है इसको करना। हमें दिख रहा है कि Cr2O7 2 नेगेटिव किसमें चेंज हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में। वैसे पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो मतलब अगर रिडक्शन हुई है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा इसको, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हमें कैसे पता करते हैं। जिनको पता है तो उनका वेलकम है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उसको सीख लीजिएगा। सीखने का मैं सिंपल बता दिया मेरे बच्चों, सिंपल याद रखने हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन है तो ये रिडक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ होते तो वो लॉस हो जाते और वो ऑक्सीडेशन हो जाती, ठीक है। तो जहाँ पे रिडक्शन, अगर रिडक्शन हुई है तो याद रखिए वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, और अगर ऑक्सीडेशन हुई है तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होता है। ये बात याद रखें, कंसेप्ट सिंपल है, इतना देखने की जरूरत नहीं थी। आईटी जेई मेंस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। Cr2O7 ने दिख रहा है हमें कि 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। एन फैक्टर क्या होता था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है। अगर मैं चेक करूं यहाँ से कि क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अब चेक करो, इट इज 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, तो कितना आंसर आ रहा है, +6 आ रहा है। +6 से कहाँ जा रहा है, +3 जा रहा है एक एटम के लिए। ऑब्वियसली हमने एक एटम का निकाला ये कि +6 से +3 जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, गेन किए हुए हैं, 3 किए हैं एक एटम के लिए। लेकिन उससे पूछा K2Cr2O7 है ना, तो पूरे के लिए हमें दिख रहा है कि जो क्रोमियम है वहां पे 2 एटम है। अगर एक एटम के लिए क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो 2 के लिए कितने किए होंगे, 6, तो एन फैक्टर 6 हो जाएगा सिंपल। तो मोलर मास इसका 294 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 49 मेरे ख्याल से। याद रखिएगा जो कंसेप्ट बताए हैं इस क्वेश्चन में मैंने आपको, बहुत काम आने वाले कंसेप्ट हैं। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, कहता व्हाट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसका मोलेकुलर मास आपको गिवन था जी, वहां पे मोलेकुलर मास इसका है 126 ग्राम मोल इनवर्स, इतना गिवन था क्वेश्चन में। इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर is required to prepare 200 ml of 0.1 capital N oxalic acid solution, ये है। कहता कि कितना मास चाहिए ऑक्सैलिक एसिड का, ताकि क्या करें, इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, कि उसका 200 ml बनाना है ऑफ 0.1 नॉर्मल। देखो नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी से हमें पता है कि हम मोलैरिटी निकालना हमें बहुत आसान आता है। तो क्या मास चाहिए, कहता इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है आपने, तो कर लो। 0.1 नॉर्मल है, तो नॉर्मेलिटी मतलब
इसकी मोलैरिटी निकल सकती है, पहले मोलैरिटी सीधा मोलैरिटी ही निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा आसान रहेगा इसके लिए कि हमें पता है कि हमें मोलैरिटी में डील करना आसान होता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। इसका एन फैक्टर पता होना चाहिए। देखो एसिड है, ये एसिड है तो ये क्या करता है कि इसके पास कितने एच पॉजिटिव हो सकते हैं जो ये डोनेट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आएगी, बता सकते हैं इसका इन्वर्टर क्या हो सकता है। अगर इसको आपको फॉर्मूला पता हो ऑक्सैलिक एसिड का तभी हो पाएगा ये, याद रखा। वैसे इसके लिए ऑक्सैलिक एसिड के लिए जो इन्वर्टर होता है वो 2 होता है बच्चे। तो जो मोलैरिटी आएगी इसकी वो हमें क्लियर कट होगी कि कितनी आएगी, 0.1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.05। तो कैपिटल एम आ गया 0.05, ये मोलैरिटी है। तो हमें मास चाहिए अब, ताकि हम प्रिपेयर कर सके 200 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, वही है ना। तो इसको निकालना आसान हो गया अब तो। गिवन मास दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास, हाँ जी वही तो पूछ रहे हैं, वो कितना मास चाहिए। तो गिवन मास W, मोलर मास कितने हैं 126, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है, कितना बनाना है 200 ml बनाना है जी, जिससे ml है तो अब 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो W है वो आपके सामने है 0.05 इंटू 126 इंटू 200 डिवाइड बाई 1000। ये आपके पास इसका मास आ जाएगा और ये 1.26 ग्राम आएगा मेरे बच्चे। ध्यान रखिएगा कंसेप्ट कैसे अप्लाई, इसका एन फैक्टर पता होना। नॉर्मेलिटी कभी गिवन होती है तो मोलैरिटी में चेंज करना ज़्यादा आसान है हमें वहाँ से जल्दी कंसेप्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाता है। अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो मोलैरिटी में चेंज कर लीजिएगा, तो आपको जो भी चीज़ निकालनी है बहुत जल्दी वहाँ से आंसर आ सकता है। ये भी एक अप्रोच है हमारी, याद रखिएगा। बाकी तो आपको सबको पता है कि 200 ml बनाना था उसका हमने, तो वॉल्यूम कितनी रखी 200 ml। तो उसने वही तो कहा, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। भी 200 ml है तो कितना चाहिए उसको, हमें कितना वेट चाहिए, कितना मास चाहिए, उसका हमारा निकल गया। एन फैक्टर याद रखिएगा ऑक्सैलिक एसिड का 2 होता है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन है कहता 20 ml ऑफ 0.1 capital N HCl is exactly neutralized by 25 ml of NaOH solution, ठीक है जी। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इज, ये जो हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए हैं बच्चे जेई मेंस में आ चुके हैं, ये भी जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH बताओ कहता। देखो अब देखो हमें पता लग रहा है कि 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl है वो न्यूट्रलाइज किया गया, तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो मुझे करके देखनी है ऐसे, जब भी ऐसा कुछ आए कि एसिड बेस पे रिएक्शन करके देखनी है। तो HCl प्लस NaOH, सबको पता है एसिड बेस क्या बनाता है, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, यही बनाता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको बैलेंस कीजिएगा। आप देखो वैसे ये बैलेंस्ड है मेरे ख्याल से, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपने चेक क्या करना है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा कुछ होता है तो आपने ये चेक करना है कि वो कहता है कि एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज किया गया। एग्जैक्टली का मतलब ये है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो हमें जब आप ये एक स्टॉक आप लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिखते हैं, तो वहां से हमें ये पता चलता है कि इसका 1 मोल और इसका 1 मोल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं कम्प्लीटली। मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 मोल ऑफ HCl है तो आपको 1 मोल ऑफ NaOH चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है जी, कंसेप्ट पता चल गया। तो बात सिंपल कर सकते हैं कि हमें मोल में डील कर सकते हैं, इसको ग्राम में भी कर सकते हैं। अगर मोलर मास करना हमें पता है 1 मोल इक्वल टू मोलर मास होता है। वॉल्यूम में होता है हम वॉल्यूम में डील कर सकते हैं, हमें पता है
1 मोल हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी गैस का एट एस टी पी 22.4 लीटर। ये याद रखिएगा, हर चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एम में बात की गई, कहता कि 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl है। यहाँ पे सुनिएगा, कहता 20 ml लिया गया किसका, 0.1 नॉर्मल HCl का। अब हम बात करते हैं 0. अगेन देखो नॉर्मेलिटी है, हमें पता है HCl के लिए जो एन फैक्टर होता है वो 1 होता है, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल होगी, समझ गए। तो 0.1 ही इसकी मोलैरिटी होगी। तो 0.1 मोलैरिटी है तो उसका मतलब है कि 0.1 मोल है इन, बोलो जी, इन 1 लीटर, इन 1000 ml में। कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन वो चाहता है कि 20 ml लिया इसका हमने, ध्यान रखिएगा HCl कितना लिया, 20 ml लिया हमने। तो अगर 1000 में 0.1 मोल है, कहने को 1000 ml में जी 0.1 मोल प्रेजेंट है HCl के, ठीक है। तो 20 ml में कितने होंगे, यूनिटी मत लगा दो, 0.1 इंटू 20 डिवाइड बाई 1000, इतने मोल आ जाएंगे HCl के, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है आप चेक कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा आंसर, 2 इंटू 10⁻³ मतलब 0.002 मोल HCl के आ रहे हैं 20 ml में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 नॉर्मल HCl में जब 20 ml आपने लिया तो उसके कितने मोल निकाले, 0.002 मोल ले लिया। अब हमें रिएक्शन से तो दिख रहा है कि NaOH की भी इतनी मोल चाहिए अगर आपको क्या करना है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करनी है। तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे आप तो मुझे 0.02 NaOH के मोल चाहिए। तो उसने कहा कि 25 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन, कहता तो नॉर्मेलिटी बताओ हमें कितनी, यहाँ पर उसे बता दिया कि मैं 25 ml यूज़ कर रहा हूँ NaOH का, मतलब जो भी उसकी वॉल्यूम है, जो NaOH सोल्यूशन लिया है उसकी वॉल्यूम है 25 ml, ठीक है जी 25 ml है। तो मुझे तो क्या पता है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH भी कितने यूज होंगे, 0.002 होंगे जी। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, हमें क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी में मोलैरिटी, याद रखना नॉर्मेलिटी जो होती है NaOH की वो भी सेम होती है उसकी मोलैरिटी की, क्योंकि इसका एन फैक्टर भी 1 होता है। तो आप मोलैरिटी ही निकाल दो, क्या दिक्कत है। तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, 0.002 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितनी वॉल्यूम है जी 25 ml, 25 ml तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा 40, 2 4 8, तो आंसर कितना आ गया, 0.08 आया, 0.08 है कि 0.008 है, देखो जरा, एक 40 लगा तो ऑब्वियसली एक 0 कम होगी यहाँ पे, 0.08, ये इसकी मोलैरिटी आ गई, यही उसने पूछा था, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी है वो NaOH, ये याद रखिएगा। मोलैरिटी में डील करना आसान होता है, तो जब नॉर्मेलिटी पूछी गई आप मोलैरिटी के लिए ही जाएंगे, याद रखिएगा, पर लेकिन एन फैक्टर पता होना चाहिए आपको उसका, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कंसेप्ट याद रखिए, कंसेप्ट नहीं भूलना। मैंने क्या सिखाया यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जे मीन्स का लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आ सकते हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके कि अप्रोच क्या रही है मेरी, मैंने आपको कैसे सिखाया कि जब रिएक्शन करनी है, एसिड बेस में रिएक्शन हो रही है तो उसका सोचना कैसे है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ मोल चाहिए हमें रिएक्शन चाहिए कि रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसके इतने मोल खर्च करने के, इसके भी इतने मोल खर्च करने पड़ेंगे आपको, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा,